नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हमारा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इस संकट से उभारने के लिए कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप घर पर होंगे और ठीक भी होंगे। जो अभी संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, इसको टालने के लिए बहुत से लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन पर बहुत बड़ा जिम्मा है। उनको आप हिंदी में उपायुक्त और आम बोलचाल की भाषा में डीसी साहब भी कहते हैं। इनसे आपको बहुत उम्मीदें होती है, ये आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन कोरोना काल में इनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसी पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ करनाल के डीसी निशांत यादव मौजूद हैं, उनसे आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरें अब तक पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, मुझे खबरें अभी तक बुलाने के लिए। सर, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, बहुत चिंताएं हैं और आप सबसे ज्यादा शायद चिंता में होंगे क्योंकि एक एक जान को बचाने का जिम्मा इस समय आप पर है। आपके नेतृत्व में अभी तक करनाल में क्या क्या आपने किया है इस संकट को टालने के लिए? सर देखिए, जो विशेष रूप से अगर मैं कोरोना की दूसरी वेव की बात करूं तो हमारा जो सबसे पहला चैलेंज था वो था कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे बढ़ाया जाए। उसमें दोनों चीजें आ गई, एक तो नंबर ऑफ बेड्स कैसे बढ़ाएं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हों या आईसीयू बेड्स हों, और दूसरी ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे बढ़ाएं, सप्लाई कैसे बढ़ाएं। तो उसमें अगर मैं करनाल, विशेष करके करनाल जिले की बात करूं तो जब ये सेकेंड वेव चली थी लगभग 3-4 हफ्ते पहले, तो उसमें हमारी जो बेड्स की संख्या थी वो लगभग 200 ऑक्सीजन बेड्स थे और लगभग 70 आईसीयू बेड्स हमारे पास थे। आज 3 हफ्ते बाद हमारे पास लगभग 450 ऑक्सीजन बेड्स हैं और 250 आईसीयू बेड्स हैं। यानी हमने अपनी कैपेसिटी को लगभग 2.5 से 3 गुना कर दिया है। और इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन सप्लाई थी, ना केवल सप्लाई बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, वो भी हमने सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ाया है। उसका नतीजा ये है कि हम आज की सिचुएशन ये है कि करनाल के, चाहे वो कल्पना चावला मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहां पे बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई मारामारी नहीं है। और जो भी पेशेंट्स वहां रेगुलरली जाते हैं, किसी को भी मना नहीं किया जाता कि बेड की शॉर्टेज है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और कई देश के कई हिस्सों में, राज्य के कई जिलों में इस तरह की बातें सामने आई कि ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से डेथ्स हुई हैं, हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन नहीं दिला पाए पेशेंट्स को, तो पेशेंट को जान गंवानी पड़ी। सौभाग्यवश करनाल जिले में इस तरह की कोई भी केस नहीं आई और न ही किसी अस्पताल ने पेशेंट्स को ऑक्सीजन के अभाव की वजह से लेने से मना किया। तो उस मामले में मैं कहूंगा कि इस समय करनाल जिला जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है। सर, ऑक्सीजन की आपने बात की, हरियाणा के कई जिलों में हमने देखा कि काफी शॉर्टेज हुई, दिक्कतें उठानी पड़ी हैं अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को कहना पड़ा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद उपलब्ध हुई। लेकिन करनाल में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। एक तो ये बात की तैयारी सबकी नहीं थी, जाहिर तौर पर हम इतना ज्यादा सोच नहीं रहे थे कि इतनी ज्यादा बड़ी समस्या आन खड़ी होगी। तो ऐसे में आपने उस चीज को कैसे संभाला, क्योंकि चुनौती तो बहुत बड़ी आपके सामने होगी, अचानक से ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। ऑक्सीजन के लिए जो मेनली हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जितनी उनकी बेड कैपेसिटी है, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स, उसके बेसिस पे हमने हर एक अस्पताल का कोटा तय किया कि एक हॉस्पिटल को दिन में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाएंगे। और उसके बाद उन हॉस्पिटल्स को हमने डेडिकेटेड पॉइंट पे, हमारे जो 2 गैस एजेंसीज हैं जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फिल किए जाते हैं करनाल में, वहां पे हमने 24 आवर्स हमारे जो ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई और उन हॉस्पिटल्स को वहां लिंक किया हमने कि वो गैस पॉइंट्स पे जाएं और वहां पे एक पर्टिकुलर समय में उनको टाइम भी बकायदा फिक्स कर दिया कि इतने बजे जाइए, आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी, वहां जाकर के अपने सिलेंडर्स फिल करके ले आइए। इसके बाद कुछ जगह ये इशू आ रही थी कि ऑक्सीजन सडन शॉर्टेज की वजह से डेथ हुई, जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए हमने एक ऑक्सीजन बैंक शुरू किया। ये बेसिकली एक मूवेबल व्हीकल थी जिसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए हैं और उनको ये ऑक्सीजन ऑन व्हील की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ऑक्सीजन ऑन व्हील काफी चर्चा में रहा सर, ये आइडिया भी मैं जानना चाहता हूँ किसका था। तो बेसिकली विचार ये आया जब हमने 2-3 जिलों की इस तरह की खबरें पढ़ी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ्स हुई हैं लोगों की, तो फिर एक ये विचार सामने आया कि अगर हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कत आएगी अचानक से, कभी मान लीजिए सप्लाई में जो टैंकर आता है बाहर से वो लेट हो गया या कभी ज्यादा कंजम्पशन होगी और ऑक्सीजन बची नहीं, तो हम इस सिचुएशन के लिए कैसे तैयार हैं। तो उसके लिए हमने एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू की। शुरू में 1 गाड़ी थी, अब हमने उसको 4 गाड़ियों में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम मैक्सिमम एरिया कवर कर पाए और विद इन 15 मिनट्स अगर किसी भी हॉस्पिटल का एसओएस कॉल आता है कि उनके पास, और हमने उनको टाइम भी दे रखा है कि 2 घंटे से कम की जब आपके पास ऑक्सीजन बचे तो आप एसओएस कॉल रेज कर दीजिए। तो ये आपका आइडिया था? जी बिल्कुल। मैंने जब 2-3 जिलों में इस तरह की बातें आई, फिर मैंने अपने लोकल जो स्तर पे अधिकारी हैं, एसडीएम से एडीसी हैं, उनसे बात की और फिर हमने इनिशिएटिव लिया। और आज की डेट में ये सिचुएशन है कि जब भी किसी अस्पताल से एसओएस कॉल आता है, विद इन 15 मिनट्स जो है हम वहाँ
सिलेंडर 10-15 जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है पहुंचाते हैं, जस्ट टू एंश्योर कि किसी ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से कोई भी जान ना जाए। सर, अभी करनाल में स्थिति क्या है? सब कुछ कंट्रोल में है या फिर अभी कंट्रोल में करना बाकी है? जो हमारा सिटी है करनाल, इसमें हमने 17 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एक कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इनको एम्पैनल कर रखा है कोविड पेशेंट्स रखने के लिए। हर जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी है, चाहे मैं आईसीयू की बेड्स बेड्स की बात करूं या ऑक्सीजन बेड्स की। अब जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो ग्रामीण एरियाज है, रूरल एरियाज हैं, और उसमें कल सीएम साहब ने हमारे 4 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था। उसमें उन्होंने फिर एक ये बात कही कि हम आने वाले 2 दिन में करनाल की जितनी भी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जो रूरल एरियाज में हैं, करनाल जिले में टोटल 8 हैं, वहां पे भी कम से कम 20-20 बेड के ऑक्सीजन बेड्स की फैसिलिटी दें, ताकि रूरल एरियाज में जो पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको शहर में ना आना पड़े, उनको वहीं लोकल लेवल पे ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो। सर, क्या ग्रामीण इलाके के लोग जागरूक हैं या आपको दिक्कतें आ रही हैं जागरूक करने के लिए? क्योंकि लॉकडाउन की जब बात होती है तो कई बार देखने को मिलता है कि गाँव में आप जाते हैं तो वहां पर नियमों की पालना बहुत कम होती है, और ये सच्चाई है। लॉकडाउन की एनफोर्समेंट देखिए, ये कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन्ड लॉकडाउन है, खुद को अनुशासन में रखना है लोगों को। 1 हफ्ते से हरियाणा में लॉकडाउन था और उसका सुखद परिणाम ये मिला कि जो हमारी ग्रोथ रेट थी कोविड की वो आधी रह गई है, और अगर एक और हफ्ता जो इसको एक्सटेंड किया गया है, जिसको महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया है, इसमें भी अगर हम उसी तरह के अनुशासन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की जो स्प्रेड है वो रुक जाएगा। रूरल एरियाज में थोड़ा सा अभी भी जागरूकता का अभाव है, और इसीलिए हम CHC लेवल पे बेड्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इमीडिएटली लोग वहां आकर के बेनिफिट ले लें। इसके अलावा एक जो नई मुहिम जो हमने करनाल में शुरू की है, जो कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो इसके लिए उन्होंने करनाल की सराहना भी की और इसको कहा कि पूरे हरियाणा पे लेके जाएंगे, वो ये है कि हमने 200 MBBS स्टूडेंट्स लगाए हैं, जितने भी हमारे होम आइसोलेटेड केसेस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। सो करनाल में जितने भी पॉजिटिव आते हैं, लगभग 6000 एक्टिव केसेस हैं, उसमें से 94% घर पे हैं, होम आइसोलेटेड हैं। तो उनको सुबह शाम जो है 10-10, 15-15 मिनट, ये 200 MBBS स्टूडेंट्स, इनको हर एक को 25-25 पेशेंट्स दिए गए हैं, फोन करके पूछेंगे कि उनका हालचाल क्या है। और हर घर पे हमने ऑक्सीमीटर्स और थर्मामीटर की किट बंटवाई है, ताकि वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर इन डॉक्टर्स को बता सके। यानी हर घर पर आपकी नजर है, जो कोरोना मरीज घर में अपना इलाज करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। और साथ में हमने इन डॉक्टर्स को ये कहा है कि अगर आपको जैसे ही लगता है कि घर में कोई पेशेंट है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो हमने 100 बेडेड डेडिकेटेड जो है हॉस्पिटल तैयार किया है। कल सीएम साहब ने इसका लॉन्च किया था चंडीगढ़ से VC के जरिए। तो उसके जरिए ये जो 100 बेड हमने रिजर्व रखे हैं कि जो लोग होम आइसोलेटेड हैं वो जब भी आना चाहिए इसमें आकर के अपना बेड ले लें। तो ये उनकी पैनिक या उनकी इनसिक्योरिटी खत्म करता है, वो डरे ना कि हमें बेड मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी अब डरने की जरूरत नहीं है, करनाल की जनता को व्यवस्थाएं पूरी हैं, आप प्रॉमिस करते हैं। अशोर्ड बेड है, हमने एक अशोर्ड करके दिया है कि जब भी आपको जरूरत पड़े, दिन रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब मर्जी आए आप आइए और अपना नाम वहां, हमारे पास लिस्ट है कि होम आइसोलेटेड कौन कौन है, और वहां आके भर्ती हो जाइए। 1 दिन 2 दिन जब तक आपके ऑक्सीजन लेवल कंफर्टेबल नहीं आते, जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होते, तब तक आप वहां फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिनका जिम्मा है कि अस्पताल में मरीज आए उनका ख्याल रखा जाए, उनको एडमिशन दिया जाए, उनको क्या निर्देश है आपके? उनकी तरफ से हमारी तरफ से उनको पूरे डायरेक्शंस यही हैं कि एक तो पेशेंट्स को बिल्कुल शांति से और तरीके से डील करना है। उनको आधा तो उनका जो मोरल अगर हम बूस्ट कर देंगे, अच्छे तरीके से उनको गाइड करेंगे, उनको ये बताएंगे कि वो बड़ी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं, तो आधी बीमारी तो उनकी वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है, आधी प्रॉब्लम तो अभी क्योंकि हमारे जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं ये भी बड़े स्ट्रेस में है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनको मोटिवेट रखते हैं। और जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं कि हमारी जो करनाल जिले का मॉडल है इसकी प्रदेश स्तर पे सराहना होती है, तो निश्चित रूप से हम सबको मोटिवेशन मिलता है और हम दुगनी एनर्जी से काम करते हैं। एक प्रेशर है आप पर क्योंकि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं हरियाणा में, और मुख्यमंत्री साहब खुद भी कह चुके हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। तो करनाल पर इस तरह का प्रेशर आपने देखा कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, चाहते हैं कि करनाल में वो इलाज करवाएं अपना? बिल्कुल, हमारे यहाँ जब अभी जो जितने टोटल पेशेंट्स हैं रफली 700 के अराउंड, उसमें से रफली 35% बाहर से हैं, दिल्ली से हैं मोस्टली। हाँ, सो 35% ऑफ द पेशेंट्स दिल्ली से हैं। तो इसमें अगर इस हिसाब से देखें तो करनाल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे काफी दबाव है, क्योंकि ना केवल हमें यहाँ का वर्कलोड लेना है, पेशेंट लोड बाहर का भी लेना है। और दूसरा, अगर मैं बाकी जो बच गए 65% की बात करूं तो उसमें से भी काफी पेशेंट्स नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 4 जिलों का नोडल कॉलेज है, उसमें यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, यहाँ के पेशेंट्स भी आते हैं।
तो उस सिलसिले में, लेकिन देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी भी पेशेंट को, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको मना नहीं किया जा सकता। और करनाल में सभी अस्पतालों के दरवाजे, चाहे वो कहीं से भी आए पेशेंट, उसके लिए हमेशा लेकिन खुले सिर्फ सर करनाल के लोग चाहते होंगे कि उनको प्राथमिकता मिले, इस तरह की बातें भी कई बार सामने आती हैं। उनका किस तरह से आप ख्याल रखते हैं, या हरियाणा के लोग हो? बिल्कुल, कई बार इस तरह की बात आती है कि लोकल लोगों को शायद बेड की कमी ना पड़ जाए आगे, तो उसका हम हल ये कर रहे हैं कि हमारी बेड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, ताकि हम हर चाहे वो बाहर से भी आए या करनाल से भी आए, हर किसी को हम सुविधाएं दे पाएं। और विशेष रूप से जो हमने CHC लेवल पे बेड बढ़ाने की बात की है ग्रामीण एरियाज में, उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो करनाल के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली वहां के आसपास के गांव के लोग ही एडमिट होंगे। तो इससे हम ये इंश्योर करेंगे कि करनाल के किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी ना, यानी मनाही किसी को नहीं है, कोई भी आए अपना इलाज करे। बिल्कुल, कोई भी चाहे कहीं से भी आता है पूरे भारत में आकर के यहाँ अपना इलाज करा। लेकिन सर ये जो कोरोना की दूसरी लहर है अभी तक गई नहीं है देश से, अभी भी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ बात करें केंद्र सरकार के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से भी बातें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और ये भी कहा है कि तीसरी लहर आ रही है और किसी वक्त आ सकती है, वो जुलाई में, अगस्त में, या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद भी आ सकती है और बच्चों पर भी उसका ज्यादा असर हो सकता है। इस तरह के एक्सपर्ट्स भी कह रही बातें। तो सर डर लग रहा है आपको, क्योंकि चुनौती आपके सामने भी है, अभी से इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, उनके लिए क्या तैयारियां हैं आपके जिला स्तर पर अधिकारियों की, आपकी? इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि थर्ड वेव भी एक्सपेक्टेड है, और समहाउ जो सेकंड वेव थी इसने हमें थोड़ा सा अनअवेयर पकड़ लिया, हमारी शायद उतनी तैयारी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो करनाल ने विशेष रूप से थर्ड वेव की पहले से ही तैयारी कर ली है। हमारा जो प्लान था उसका विमोचन कल CM साहब ने किया, जिसमें हमने ये बताया कि जो अभी की ग्रोथ रेट को अगर हम प्रोजेक्ट करें तो थर्ड वेव तक हमें कितने बेड्स की आवश्यकता होगी, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस प्लान में हमने ये भी डाला कि हम ऑक्सीजन में सेल्फ सफिशिएंट बने। सो हम यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा रहे हैं। लगभग हमने प्रपोज किया कि 6 से 7 टन के ऑक्सीजन हम जिले में ही प्रोड्यूस करें। हमारी जिले की टोटल रिक्वायरमेंट 15 टन है, ताकि हमें बाहर जो है मुश्किल से 6-7 टन पे निर्भर रहना पड़े, तो वो भी हम डाल रहे हैं। दूसरा, करीब 250 से 300 बेड हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर परचेज करके उसके थ्रू बढ़ाएंगे। और साथ ही में टेस्टिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो है लगभग जितनी पॉपुलेशन है टोटल, उसकी रफली 25% ही पॉपुलेशन अभी तक टेस्ट हो पाई है। तो टेस्टिंग को हम किस तरीके से आगे लेके जाएं। और लास्ट में वैक्सीनेशन, तो हमारे जिले में लगभग 15 लाख की जो आबादी है, इसमें 9 लाख के अराउंड एलिजिबल वैक्सीनेट होने वाले लोग हैं। तो उस वैक्सीनेशन को बढ़ाने के भी कि 1 महीने में कैसे कैसे हम सारे 9 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दें, वो भी प्लान हमने तैयार करके सरकार के पास भेजा है और जल्दी इस पे काम शुरू हो जाए। सर जो प्राइवेट अस्पताल है उनको किस तरह के निर्देश आपको हैं, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से भी कोई डायरेक्शंस आते होंगे और उनकी भी शिकायतें होती होंगी, या सरकारी और निजी अस्पताल के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाना होता है, वो किस तरह से बना पा रहे हैं आप? इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हमारे पास शिकायतें आई थी कि एक तो वो ओवर चार्जिंग करते हैं पेशेंट से, दूसरा जो पेशेंट घर पे भी कंफर्टेबली रह सकता है उसको एडमिट कर लेते हैं, उससे एक ऑक्सीजन बेड की अननेसेसरी वेस्टेज हो जाती है। तो हमने हर एक अस्पताल के स्तर पे एक क्लास 1 ऑफिसर लगाया है, जिसको हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट का नाम दिया है। वो वहाँ चेक करता है, एक तो जितने भी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं उनके अटेंडेंट से बात करता है कि सरकार के जो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स हैं कहीं आपसे उससे ज्यादा पैसा तो नहीं लिया गया। और हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया है कि इसमें ऑक्सीजन बेड की मैक्सिमम रेट ये है और ICU बेड की रेट ये है, और उसमें ये भी लिख दिया कि ये रेट्स इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है, चाहे उसमें कोई भी दवाई हो, कोई भी CT स्कैन या कुछ भी हो, PPE किट हो, इवन पेशेंट का डाइट हो, सारी चीजें मिला के ये मैक्सिमम रेट्स हैं 15,000 और 18,000 रुपए। तो वो बड़े बड़े बोर्ड्स भी हमने हर एक अस्पताल के बाहर लगाए हैं, और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारा इंश्योर करता है पेशेंट के अटेंडेंट से बात करके कि उससे ज्यादा चार्जिंग ना, यानी रेट लिस्ट जो है वो लगी होगी, बिल्कुल लगी, अस्पतालों के बिल्कुल लगवा दी है, हर एक अस्पताल में लगी है। इसी प्रकार से हमने एम्बुलेंसेज के रेट्स भी फिक्स कर दिए हैं और वो भी अस्पतालों के बाहर लगा दिए हैं कि पर किलोमीटर प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कितना रेट ले सकते हैं, क्योंकि उनकी भी हमारे पास काफी शिकायतें आ रही थी। सर जो निजी अस्पताल है वो भी आपके पास आते होंगे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है या हमें आप व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा दीजिए ताकि हम मरीजों का इलाज कर सकें, तो वो क्या किस तरह की बातें सामने आती हैं आपके सामने? कोई निजी अस्पताल के संचालक आपके पास आते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट हम निजी अस्पतालों के संचालकों से हर रोज, हर लगभग 2 दिन में एक बार हम मीटिंग कर लेते हैं, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अब जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आती है, कुछ कुछ अस्पताल बेड बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अब ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त हो गई है, जितना वो चाहते हैं उससे ज़्यादा उनको मिल रही है, तो हमने वो परमिशंस भी दी हैं। तो धीरे धीरे करके जो हमने, जैसे मैंने बताया 700 बेड्स हैं, इसको बढ़ा के 1000 बेड की तरफ लेके जाएंगे ताकि हम 1000 पेशेंट्स को एक साथ ट्रीट कर पाए। किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी। सर आप 2013 बैच के आइए से जहां तक मुझे जानकारी है, और अनुभव आपको धीरे धीरे अब हो भी रहा है और आप यंग भी है। सर ये जो एक्सपीरियंस आप ले पा रहे हैं,
ये किस तरह का है? मतलब आपने भी सोचा नहीं होगा कि मैं इतने बड़े पद पर जब जाऊंगा, लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो एक एक जिंदगी बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सर, कैसा महसूस होता है इस तरह की सिचुएशन में? इसमें देखिए बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इस पोजीशन पे बैठ के लोगों की मदद कर पाते हैं और बड़ा ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है जब लोगों की हेल्प होती है। लोग थैंक्स भी करते हैं कि हॉस्पिटल में बेड मिल गया या अरेंजमेंट्स यहाँ पे अच्छी हैं। जब इस तरह की फीडबैक आती है तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और साथ ही में एक जो कहते हैं कि जो हमारी यहाँ की टीम है बड़ी यंग है, बड़ी डायनेमिक है, अच्छी है, तो उसको लीड करने का एक अपना अलग सेटिस्फेक्शन है। दिन रात हमारे यहाँ ऑफिसर्स काम करते हैं, किसी को भी कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इतने बजे तक काम करना है। कई बार तो रात रात भर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करना या अस्पतालों की डिस्ट्रेस कॉल आती हैं तो वहाँ खुद जा जाके हमारे ऑफिसर्स एसडीएम्स हैं, बाकी और ऑफिसर्स हैं, वो सिलेंडर्स पहुँचाना अस्पतालों में, इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा सुकून का और सेटिस्फेक्शन का मैं मानता हूँ काम है और बड़े फॉर्चुनेट हम सब लोग अपने आप को समझते हैं जो यहाँ पोस्टेड हैं कि हमें एक ऐसी चुनौती में काम करने का अवसर मिला। और लोग बड़े इस मामले में करनाल की मैं लोगों को धन्यवाद करूंगा कि वो बड़े अच्छे हैं कि वो हमेशा जो है पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और हमेशा थैंकफुल है। कभी भी उनकी तरफ से इतनी सपोर्ट आती है करनाल के लोगों की तरफ से, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डोनेशंस की हो, मास्क की डोनेशन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की हो, थर्मामीटर की हो, पल्स ऑक्सीमीटर की हो, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करके देते हैं। तो लोगों के भी हम बड़े कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, थैंकफुल हैं और अपने आप को एक बड़ा एक ऐसी स्टेज मानते हैं कि बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये अवसर मिल रहा है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ सर, बहुत चुनौतीपूर्ण ये जिम्मेदारी आपके सामने है, आपका परिवार है, कोरोना का संक्रमण है और एक तरह से आक्रमण होता है, मालूम नहीं कहाँ से हो जाए। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, डर नहीं लगता सर? ये आपके परिवार से कोई नहीं कहता कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, और किस तरह से आप ध्यान भी रख पा रहे हैं, ख्याल रख पा रहे हैं अपना? बिल्कुल, देखिए परिवार में, फैमिली में सब चिंतित हैं। मेरी वाइफ खुद भी डॉक्टर हैं और अभी छोटा बेबी भी है 4 महीने का, तो हम खुद बड़े वरीड होते हैं। बट मैं इसीलिए पूरी प्रिकॉशन लेके जब भी मैं घर जाता हूँ लेट नाइट जब भी, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पूरे प्रिकॉशन लेके ही उनके पास जो है सैनिटाइज करके, बाथ वगैरह लेके, क्लोथ्स चेंज करके ही फैमिली से मिलूं ताकि मैं उनको कहीं एक्सपोज ना करें। और फैमिली हमेशा वरीड रहती है लेकिन उनका सपोर्ट बहुत है और इनफैक्ट वो भी ये फील करते हैं कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल को दिखाने की और लोगों की सेवा करने की, तो उनकी तरफ से हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। सर, कई बार आपको जैसे जहां सॉफ्ट तरीके से लोगों से बातचीत करना होता है, लेकिन लॉकडाउन जब है, कुछ लापरवाह लोग होते हैं, कानून व्यवस्था मेंटेन करना है, लॉकडाउन को सफल बनाना है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कई बार सख्ती करने की जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी कड़ाई करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, जो प्यार से माने ठीक है, वरना सख्ती भी हो। हाँ, कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है। हम लोग, मैं और हमारे यहाँ के एसपी साहब हैं, हम लोग गाँव में भी, कस्बों में भी हमने कोशिश की है कि सारे के सारे जो है हमारे छोटे टाउन्स हैं, कस्बे हैं, उनको हम कवर कर लें। तो वहाँ गए हैं और कई बार लोगों को लॉकडाउन का पालन ना करते हुए पाया तो हमने मजबूरीवश FIR भी दर्ज करनी पड़ी है, चालान भी करने पड़े हैं। ये दोनों जो है लोगों को एक तरफ समझाना और एक तरफ सख्ती करना, दोनों प्रक्रिया का हिस्सा है। लोगों को मोटिवेट भी करना है और साथ में जो उद्दंड लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं उनको पनिश भी करना है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले। और मैं लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि करनाल में विशेष रूप से जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और बहुत कम ऐसी नौबत आई है जब लोगों को सख्ती से डील करना पड़ा हो। निशांत जी, उन लोगों का भी ख्याल रख पा रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना कमाते हैं, रेडी फड़ी वाले हैं। आज मैं देख भी पा रहा था करनाल में सब सुनसान है। जाहिर तौर पर लॉकडाउन सफल बना रहे हैं आप, लेकिन उनका ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है, या कोई सामाजिक संस्था उनसे आप अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद करें, इस तरह की कोई बात है? बिल्कुल, हमने सामाजिक संस्थाओं से टच में है। इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज आया था कोविड का लास्ट ईयर, तब से ही हमने एरिया बांट दिया था सामाजिक संस्थाओं में कि इन एरियाज में, इन वार्ड्स में, शहरों में या इन गाँवों में आपका जिम्मा है। तो वो चाहे कुक्ड फूड हो या राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन्होंने बड़ी बखूबी किया। और आज भी ये सिचुएशन है, सामाजिक संस्थाओं से हमने बात की है, उनको एरिया भी डिवाइड किया है और काफ़ी सारी, जैसे मैंने बताया, यहाँ के काफ़ी सारी, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, गुरुद्वारे वगैरह हों या सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने काफ़ी पहल लेकर के कुक्ड फूड भी और राशन, रॉ फूड भी, राशन भी लोगों में बांटा है। फिर भी हमने अपील की हुई है कि किसी भी, चाहे कोई दिहाड़ी मजदूर हो, लेबर हो, काम करने वाला हो, रेडी फड़ी वाला हो, किसी को भी किसी भी तरह की डिस्ट्रेस आती हो तो हमने एक तो हेल्पलाइन शुरू की हुई है 1950 नंबर, उस पे वो अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकता है, चाहे वो राशन की करे, खाने की करे, मेडिसिन की करे।
और इसके अलावा कभी भी हमारे डीसी ऑफिस में नीचे हेल्प डेस्क है जो 24 आवर ऑपरेशनल है, यहाँ फिजिकली आके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सर 1950 नंबर आप कह रहे हैं कि कोई भी डायल कर सकता है जो मजदूर वर्ग से है या जिसको जरूरत हो, तुरंत उसके पास खाना या जो भी राशन की चीजें वो पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, हमने टोटल बाकायदा 5 लाइन्स रखी हुई हैं कि एक लाइन बिजी आए तो दूसरी पे कन्वर्ट हो जाए, और 5 ऑपरेटर्स की ड्यूटी 8-8 घंटे की शिफ्ट में 24 आवर्स लगाई हुई है। सो नंबर 24 आवर्स ऑपरेशनल है, बाकायदा उसका लॉग बनता है कि किस नाम से किसकी शिकायत आई, और मैं रिव्यू लेता हूँ कि कितनी हमारी इसकी रिजोल्व हो गई। और हमारा अभी का रेजोल्यूशन आई वुड से रफली 80% के अराउंड कंप्लेंट्स हम रिजोल्व कर देते हैं। इसको कोशिश करेंगे कि 100% तक लेके जाएं, बट मैं लोगों को यही एश्योर करूंगा कि 1950 पे जब मर्जी आए आपको दिन रात कोई भी समस्या है तो आप जरूर डायल कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री विधायक भी यहाँ से थोड़ा प्रेशर है कि अभी तक सब ठीक चल रहा है और भगवान करे आगे भी ठीक चले, करनाल में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आप चला रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे दिन रात और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि हमारी भी नजरें हैं, मीडिया की नजरें होती हैं, कई बार खबरें भी सामने आती हैं, फिर आपको जवाब भी देना पड़ता है क्योंकि जवाबदेही है आपकी। बिल्कुल, मैं कहूँगा बाकायदा चुनौती की बजाय एक ये एडवांटेज है कि सीएम साहब यहाँ से विधायक हैं, क्योंकि उनका एक हमें मार्गदर्शन मिलता है समय समय पे, और जो भी हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, कल भी उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ के 4 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। हमें चाहे कोई मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए या कोई स्टाफ चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है तो हम बेझिझक उनको फोन आप डायरेक्ट संपर्क कर लेते हैं? बिल्कुल, और उनकी तरफ से तुरंत रेस्पॉन्स आता है, तुरंत, क्योंकि करनाल की जनता के लिए विशेष रूप से वो सेंसिटिव हैं, तो जो भी जो डिमांड जाती है तुरंत उनकी तरफ से रेस्पॉन्स आता है और हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि करनाल में पोस्टेड होने के नाते हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमें तुरंत रिसोर्सेज मिल जाते हैं। सर मेरे 2 सवाल हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपका समय बहुत कीमती है, इस समय लोग आपसे मदद भी मांगते हैं और आपको तमाम प्लानिंग्स करनी है। मैं ग्रामीण इलाके की ज़्यादा इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि सर वहाँ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जागरूक कम है, लगता है कि बुखार हो गया काढ़ा पी लेंगे या दूसरी दवाइयाँ ले लेंगे, पैरासीटामोल ले लिया अपनी तरफ से, डॉक्टर के पास बहुत कम जाना होता है, जाते हैं तो प्राइवेट क्लिनिक में कई बार चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी जो प्रशासन की प्लानिंग है वो अब कितने युद्ध स्तर पर होने वाली है? अब इसमें विशेष रूप से रूरल एरियाज के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, तो घर घर जाके सैंपलिंग करें, चेकिंग करें कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। जब तक हम पकड़ेंगे नहीं कि पॉजिटिव केसेस कहाँ से आ रहे हैं, जब तक हम ट्रेस नहीं करेंगे तब तक ट्रीट नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली। तो हमारी कोशिश है कि टेस्टिंग बढ़ाएं, फिर ट्रेस करें उनको और फिर फर्दर उनका ट्रीटमेंट करें। और रात को फोन आ जाते हैं, कई बार परेशानी होती है आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी जाना चाहिए मुझे और बिल्कुल भी नहीं रुकना है, काम करते जाना है? क्योंकि सर मालूम भी नहीं है कब तक, कोई समय नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं बता सकता कि इस समय तक कोरोना का संकट है। एक आध बार जाना पड़ा खुद, बाकी अदरवाइज तो मोस्टली कंसर्न्ड हॉस्पिटल से बात करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बात करके हमने उन पेशेंट्स को बेड दिलवाए हैं। एक आध बार ऑक्सीजन की शॉर्टेज की खबर आई थी कल्पना चावला में, तो हमें पर्सनली जाकर के देखना पड़ा। आपका अधिकार क्षेत्र करनाल का, आसपास भी आपसे कोई टिप्स मांगते हैं कि आपने कैसे मेंटेन किया सब कुछ? देखिए, हर जिले से आज, क्योंकि हमारे कलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं जो आसपास के जिलों में पोस्टेड हैं, उनसे टच में रहते हैं। उनकी हमें कभी सपोर्ट चाहिए होती है वो भी लेते हैं, या सपोर्ट देनी होती है वो भी देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के लोगों की के लिए हम सब तालमेल बनाया हुआ आपने। तो तालमेल सबसे बना हुआ है और हम जो अपनी अच्छी इनिशिएटिव्स हैं हर आपस में शेयर करते रहते हैं। अब अंतिम सवाल है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा मकसद भी है क्योंकि हम एक माध्यम है आपको पब्लिक से जोड़ने का। घर में लोग बैठे हुए हैं, आपको देख पा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? लॉकडाउन को भी सफल बनाना है, कोरोना की चेन तोड़ना है, लंबे समय तक रख भी नहीं सकते लॉकडाउन, आर्थिक तौर पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे कदम है जिससे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे अर्थव्यवस्था को, लेकिन फिर भी सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस बात को समझे कि ये आपके लिए है और आपको ही करना है, आपको सहयोग करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह चुके, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लोगों से यही अपील करूंगा। पिछले 1 हफ्ते के लॉकडाउन में हमने देखा कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुई है। अगर आगे भी हम इसी रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को मात दे सकते हैं, और इसमें कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत है। सिर्फ सरकार या प्रशासन अपने स्तर पे सब कुछ नहीं कर सकता, लोगों को साथ आना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। तो जिस भी तरीके से वो सहयोग कर पाएं, और सबसे बड़ा सहयोग इसमें यह है कि जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें, गैर जरूरी चीजों के लिए घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। अगर इतना सहयोग आप प्रशासन को दे देंगे तो निश्चित रूप से हम इस महामारी को हरा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला, क्योंकि हम मानते हैं कि ये समय बहुत कीमती है आपके लिए, लेकिन ये जरूरी था कि आपको सीधा कनेक्ट किया जाए लोगों से, ताकि वो समझ सके कि जो उनके अधिकारी हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और इनके लिए है। इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो ये हमारे साथ जुड़े थे करनाल के उपायुक्त निशांत यादव, जिन्होंने अपनी तैयारियों को अपनी जुबानी बयां किया है। तीसरी लहर के लिए भी करनाल का प्रशासन तैयार है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी मरीज को दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आने वाले वक्त में मालूम होगा कि धरातल पर इन बातों को किस तरह से खुद उपायुक्त साहब उतारते हैं, क्योंकि ये अधिकारियों को खुद निर्देश भी दे रहे हैं। आने वाले वक्त में और जिलों के भी उपायुक्तों से हम मुलाकात भी करेंगे और आपके जिले की बात करेंगे, क्योंकि मकसद यही है कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो इस कोरोना संकट में। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।